ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अरे प्रदीप, अच्छा यहाँ पे चलो। ठीक है, तो कोई तो रिस्पॉन्स आएगा। कहाँ तक हुआ था? कुछ होमवर्क दिया था मैंने बोला था आज मजे मारो हैं। आज दे देता हूँ, चलो। कितना हुआ था पढ़ाई में? डे वन डे टू हो गया? भाई क्यों कर लिया डे वन डे टू? अभी तो मैंने पढ़ा करवाया भी नहीं है। हाँ तो वो अभी बनने जाएंगे ना आज। चलो, एक क्वेश्चन करता हूँ जिसकी हेल्प से मैं चार पांच पार्ट बताता हूँ। एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं चार पांच पार्ट, जो तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में कई क्वेश्चन है ना, वो सारे बनते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन लिख लो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, if the coordinates if the coordinates of vertices of triangle are 0 0 1,7 and -3,3, 1,7 and -3,3, then find पहला पहला पार्ट, इक्वेशन ऑफ ऑल साइड। ये तो कर लोगे, इक्वेशन ऑफ इट्स ऑल साइड्स। ठीक है, कर लोगे मेरे हिसाब से। ये होमवर्क, ये आपका क्या है होमवर्क? सेकंड, इक्वेशन ऑफ ऑल इट्स मीडियंस, इक्वेशन ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियंस कहां से फाइंड होगी आपकी? मिड पॉइंट नहीं, मीडियन मिड पॉइंट से पास नहीं होती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होती है। ये गलती है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ। ओके 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 ब्रो, मेरे को लगा एल्टीट्यूड की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो मीडियन के लिए आपके क्या है? ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट आ जाएगा, दो पॉइंट से निकल जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट आ जाएगा, ये दो पॉइंट से हो जाएगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो पॉइंट, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है आपका? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड तो वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन निकालने का एक और तरीका क्या होता है आपका? सेंट्रोइड निकल जाएगा, सेंट्रोइड निकल सकता है डायरेक्टली। और सेंट्रोइड और ये लाइन की इक्वेशन, सेंट्रोइड ये लाइन की इक्वेशन और सेंट्रोइड ये लाइन की इक्वेशन, तो इस तरीके से ज्यादा बेटर रहेगा। मीडियन में डायरेक्टली निकाल सकते हो, क्योंकि सेंट्रोइड आपको पता है, तो आपका क्या है, सेंट्रोइड से पास होती है मीडियन, तो उसका कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। थर्ड, इक्वेशन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स निकल जाएंगी। एल्टीट्यूड क्या होती है? ये इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो ये एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से मैं इनकी स्लोप निकालूंगा। तो इसकी वाली की आपकी -1/m, और ये इस पॉइंट से पास होगी। सिमिलरली ये पॉइंट की हेल्प से मैं आपका m1 निकालूंगा, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आपके क्या जाएगी? -1/m1। तो इस पॉइंट से पास होगी इसकी इक्वेशन, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है आपका? एल्टीट्यूड्स का। अभी तो पढ़ा है लास्ट वीक, एल्टीट्यूड्स का इन सेंटर नहीं होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो ऑर्थो सेंटर के काफी क्वेश्चन थे जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था, तो वो सारे क्वेश्चन इसी मेथड से बनेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी और इससे निकल जाए। अरे ऐसे बड़े बड़े वर्ड यूज मत करनी, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे स्टूडेंट। तो पैरेलल ट्रायंगल निकालने के लिए कैसे निकालोगे? पैरेलल ट्रायंगल का कैसे निकालोगे? फॉर्मूला थोड़ी आता है। नहीं, वो मुझे पता है पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन से जो बना ट्रायंगल, लेकिन वो कैसे निकालोगे उसके? मीडियंस, मीडियंस नहीं, पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। पॉइंट वहां पे जहाँ पे एल्टीट्यूड्स का 90 डिग्री बन रहा है ना, उनसे बना हुआ ट्रायंगल पैरेलल ट्रायंगल होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री हो गया।
तो ये एक 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के इंटरसेक्शन से बनेगा, उसको मैं बोलता हूँ पैरेलल ट्राइंगल। तो अब ये कैसे निकालोगे? अच्छा, इतने आसान नहीं होती पैरेलल ट्राइंगल के लिए, फिर वो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में जाना पड़ता है, जो कि वहां पे पढ़ाते भी नहीं है। ठीक है, छोड़ो। अरे उसकी बात तो वो छोड़ो, वो कुछ भी बोलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं सुना तुम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका क्या है? थर्ड, फोर्थ, इक्वेशन ऑफ इट्स इक्वेशन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आपका क्या है? मिड पॉइंट से पास होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। अच्छा, आपको पता है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होता है? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर ऐसे पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला था अपन लोगों ने। सरकम सेंटर ऐसे निकाला था ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन करके। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ये बस ये क्वेश्चन करवाने के लिए था कि ये चारों पार्ट आपने वैसे पॉइंट में सारे क्वेश्चन किए ही हैं, तो फिर ठीक है। ये होमवर्क है ना सारे, ये क्लास में थोड़ी करना है, ये क्लास में थोड़ी कराऊंगा। हाँ, पॉइंट में किए इसलिए तो मैंने होमवर्क दिया है। नेक्स्ट होमवर्क लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट तुरंत तुरंत आंसर देना, मुझे तुरंत तुरंत आंसर देना। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हेडिंग डालो, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हेडिंग है, उसका पहला पार्ट। which passes through point which passes through point 2 comma minus 3 which passes through point 2 comma minus 3 and parallel to straight line 2x minus 3y 2 comma minus 3 बाबू, 2 comma minus 3 and parallel to the straight line 2x minus 3y plus 2 is equals to 0 आ जाएगा डायरेक्टली। 2x माइनस 3y प्लस 2 के पैरेलल क्या जाएगी? 2x माइनस 3y प्लस लेमडा, और 2 कोमा माइनस 3 से पास करेगी, सेटिस्फाई करके लेमडा की वैल्यू निकल जाएगा, आ जाएगा। हाँ, तो होमवर्क के लिए तो है क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगता है क्लास में करूंगा ऐसे क्वेश्चन? सेकंड पार्ट, हाँ हो गया, मुझे पता है। चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, which passes through point minus 2 comma minus 4. Second part, which passes through point minus 2 comma minus 4, which passes through point minus 2 comma minus 4 and perpendicular to the line x plus 2y minus 3 is equals to 0 and perpendicular to line x plus 2, तो क्या जाएगी? 2x माइनस वाई प्लस लेमडा, और माइनस 2 को माइनस 6 से पास करेगी, आ जाएगी। थर्ड पार्ट, which passes through point, third part, which passes through point a cos क्यूब थीटा। अरे रुक जा, जज्बातों पे, भावना पे काबू कर, तेरी बहुत उड़ रही है। a cos क्यूब थीटा और b sin क्यूब थीटा, which passes through point a cos क्यूब थीटा और b sin क्यूब थीटा and which passes through point a cos cube theta and b sin cube theta and perpendicular to the line x sec theta plus y cosec theta is equals to a where a greater than 0। स्ट्रेट लाइन में है क्वेश्चन, मुझे पता है। तुम बताओ करना है या फिर घर पे करोगे? अभी करोगे? अभी कर लो, फटाफट कर लो, चलो 1 मिनट ही लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मॉड्यूल का भी है क्वेश्चन। बाय द वे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप लोगों को। आप बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। अब बाल दिवस पे अनिल कपूर की फोटो नहीं लगानी होती। अच्छा, ये भी नहीं समझ में आई।
हे भगवान, कितने छोटे हो यार तुम लोग। मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को तुम लोगों को सुधारने के लिए। आज गूगल पे करना बाल दिवस अनिल कपूर। बाल दिवस अनिल कपूर गूगल सर्च करना, पता चलेगा। आ गया आंसर बच्चों, काफी टाइम ले लिया घर वालों। ठीक है, एक मिनट मैं घर से पूछ लेता हूँ, तुम्हारा तो आ गया होगा। घर पे बेटा किसी का आंसर है? घर पे बच्चों, अरे कोई तो पार्टिसिपेट करो। कोई सुन रहा है मेरी बात? अरे सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूं मैं। चलो, ये मैं करके बताऊं या आ गया सबका? आ गया। परपेंडिकुलर टू द लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एल दे रखो, इसको इसको एल बोल देता हूं। तो इसकी इक्वेशन क्या जाएगी आपकी, एक्स और वाई को ऑप्शन चेंज कर दूं तो आपका क्या आएगा, माइनस एक्स कॉसेक थीटा प्लस वाई सेक थीटा प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। चूंकि दिस पासेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू, वो पैरामीट्रिक में है ये, तो थीटा की वैल्यू अलग होगी तो लाइन अलग होगी, मतलब एक वेरिएबल लाइन होगी, ये वेरिएबल लाइन होगी ना। दिस पासेस ए कॉस क्यूब थीटा और बी साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो माइनस एक्स अपॉन कॉस क्यूब थीटा को बस कोसेक को बोल सकता हूँ साइन थीटा, इनटू क्या जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा प्लस बी सेक थीटा के बोल सकता हूँ आपका कॉस थीटा इनटू साइन, उल्टा कर दिया शायद मैंने, ए साइन क्यूब थीटा और बी कॉस थीटा था, उल्टा कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब इसी से कर लेते हैं, मैं एक्चुअली उल्टा था क्योंकि एक्चुअली ए था ए कॉस क्यूब थीटा और बी साइन ए साइन क्यूब थीटा था, जिससे फिर कैंसिल कैंसिल होके आपका क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आपका क्या जाएगा, एक्स की जगह ए और ये, तो इससे तू काटा पिटी हो नहीं रही, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो इससे क्या बोल सकता हूँ, लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस अपॉन साइन। यार एक फॉर्म में करूँ या अलग अलग करूँ? तो लेमडा की कुछ गड़बड़ की है मैंने, तो ये आपका क्या जाएगा, आपका एक्स की जगह रख दिया माइनस ए कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस बी साइन क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी ए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना या फिर ऐसे करूं, तो इसको बोल सकता हूं आपका कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस बी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से बोल सकता हूं कॉस अपॉन साइन कॉट, और आपका क्या जाएगा कॉस, तो लेमडा की वैल्यू क्या जाएगी, ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। जिस फॉर्म में आपके आंसर है दे रखे हैं दे देना, ये लेमडा की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। पॉइंट एक्चुअली उल्टा था तो वहां पे काटापीटी होगी, कुछ सिंपल फॉर्म में बनता, सिंपल बनता तो उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन एक्चुअली उल्टा कर दिया मैंने, ए साइन क्यूब थीटा और ए कॉस थीटा। कोई बात नहीं। हाँ बच्चे, एक मिनट, क्वेश्चन गलत लिख लिया क्या मैंने? अरे क्वेश्चन भी तो गलत, सही बोले हो ना, सही था अपना क्वेश्चन, गलत लिखा है ना हमने, एक्स सेक थीटा और वाई कोसेक थीटा। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर है तो इसमें कॉपी, ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, क्या दिक्कत है? हम्म, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, सेम ही आएगा। हाँ वैसे कर सकते हो, वो भी सही है, वो भी आसान है, वो भी इससे आसान है, वो भी इससे आसान ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फोर्थ पार्ट, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन,
वही कमांड है, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन joining the points, which is perpendicular to the straight line joining the points a comma b and a dash comma b dash, which is perpendicular to the straight line a comma b and a dash comma b dash and bisect their line segment, and bisect their line segment. ये इजी है, कर लोगे? होमवर्क दूं या अभी क्लास में करना है होमवर्क? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। bisect their line segment, bisect their line segment, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द लोकस, ड्रॉ द लोकस represented by the equation, draw the locus represented by equation 3 mod of x plus 4 mod of y is equals to 12 and स्क्वायर नहीं है देखते हैं। ड्रॉ द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइंस 3x plus 4y is equals to 12 and also find area enclosed by locus, and also find area enclosed by locus। बताओ ये मॉड्यूल का है क्या? सारे याद भी रहते हैं सर को? चलो करो। चाहिए यार, एरिया 24 याद है तेरे को? सही है, नाइस। मॉड्यूल का है क्या? देखने दो। सब्जेक्टिव क्यों होगा? सब्जेक्टिव में होगा शायद ये। एट और 6 है तो फिर तो 48 होना चाहिए। डायगोनल है ना, तो फिर तो गलत हो गया। हाफ इंटू d1 d2 साइन थीटा, हाफ इंटू d1 क्रॉस d2 होता है। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, अब फिगर बनाओ। देखो जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल भी हम निकालें, हम पैरेललोग्राम से भी कर सकते हैं ना। और मैं पैरेललोग्राम से क्यों करूं? देखो मैंने तो क्या बोला था, ट्राइंगल से बनाओ। देखो ये जो लोकस है किसको रिप्रेजेंट करेगा? चार लाइन को। 3x plus 4y is equals to 12, 3x minus 4y is equals to 12, minus 3x plus 4y is equals to 12 और minus 3x minus 3y is equals to 12। तो यहां पे इक्वेशन बनाऊंगा, ये जो इक्वेशन कैसे बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। तो ये पॉइंट क्या जाएगा? x एक्सेस पे 4,0 और 0,3। सिमिलरली ये जो इक्वेशन ये एक हो जाएगी, ये क्या जाएगा? -4,0, ये 0,-3। ठीक है, तो एरिया मैं बोल सकता हूँ ये एरिया ए है, तो ये भी ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा कि नहीं होगा? चार लाइन होगी, ये लाइन कौन कौन सी होगी? ये मैं बोल सकता हूँ -3x minus 4y इज इक्वल्स टू 12। ये क्या जाएगा आपका? x की वैल्यू नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव किससे आ रही है? x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y 0 रख दो, तो आपका -3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 और ये आपका क्या? 3x minus 4y इज इक्वल्स टू। तो मैं बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, बोल सकता हूँ 4 इंटू ए, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ये क्या बन जाएगा? आपका ओरिजिन है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो कितना जाएगा? 24 स्क्वायर यूनिट। क्यों मैं रेक्टेंगल और मैं उसका नेचर निकालूं? सिमेट्री है तो सिमेट्री का यूज करूंगा मैं। हाँ साइड लेंथ 5 आ रही है। हाँ स्क्वायर का बन रहा है, ये रोम्बस बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा, रोम्बस बनेगा।
स्क्वायर तब बनता जब एंगल परपेंडिकुलर होती, एंगल परपेंडिकुलर नहीं है ना, रोम्बस बन रहा है। हाँ रोम्बस बन रहा है, और रोम्बस में दोनों परपेंडिकुलर, डायगोनल परपेंडिकुलर है क्या? बिल्कुल है, तो रोम्बस है। फिगर बना सकते हो रोम्बस। अब ये तो क्या थे आपके बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन दो, बोर्ड में डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये होमवर्क ही था इतना। लिख रहे हो घर वालों तुम लोग भी? अरे बच्चों पार्टी, तो तुम लोग आज इंस्टीट्यूट वालों से मांगो, आज बाल दिवस है, आज मिठाई दे दो, बाबूलाल सर के नीचे सर पे चढ़ जाना, बाबूलाल सर मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, या फिर उसको पकड़ो। उसको आगे कर देना, उसको आगे कर देना। ऐसी गर्म लग रही है ना घर में, चला लो आज, जाओ वो ले आओ।
ठीक है। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? ठीक है, वो तुम्हारे काम की बात नहीं थी इसलिए मैंने माइक ऑफ कर दिया था। ठीक है, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि जो अच्छे क्वेश्चन है वो मॉड्यूल के होंगे हैं। इफ ये भी तो हो सकता है कि मॉड्यूल के जो जो अच्छे क्वेश्चन है मैं यहाँ पे करवा देता हूँ जिससे तुम्हें टेंशन ना हो। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर 1,2 and 3,-6 respectively. If the coordinates of point A and B are 1,2 and 3,-6 respectively, then find the coordinate of point P on x-axis, point P on x-axis such that PA plus PB is equals to minimum. बोलना मत, नहीं तो पीटूंगा पकड़ के। अरे रुक जा मेरे भाई, डिफरेंशिएट नहीं करना है। such that PA plus PB is minimum. ये क्वेश्चन है आपका। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी आर दे रखे आपके 1,2 एंड 3,-6 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ऑन एक्स एक्सिस सच दैट PA plus PB इज मिनिमम। अरे ठीक है, चलो मॉड्यूल का करो सोल्व। वो कुछ भी बोलता है उसकी बातों को कान से सुन के निकाल दिया करो दूसरे से। आ करो। अरे हाँ बाबू ठीक है, करो पहले 16 आंसर दो। एंगेज में था तो आंसर दो पहले। तो तुम पकड़ के पीटा करो, जूनियर है तुम्हारा। और ये बात तो सिर्फ हमारे बीच की है, माइक ऑफ है। 2,0 नहीं है, बिल्कुल गलत आंसर है। और बताओ। पी ए प्लस पी बी, पी कोई मूविंग पॉइंट है, पी ए पी बी। बोलना नहीं है, बोल बोल के स्कीम बता दे सबको। बताओ। हाँ वही भोकाल मार रहा है, जबरदस्ती है। देखो ये, हाँ कोई बात नहीं, ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो क्या है आपका? नहीं, पी ए प्लस पी बी, इसकी मिनिमम चाहिए। तो देखो ये तीन ट्राइंगल बना रहे हैं, तो आपको पता है कि पी ए प्लस पी बी 3 पॉइंट से ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी होता है। तो ट्राइंगल के केस में तो क्या जाएगा आपका, पी ए प्लस पी बी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी से बड़ी होगी। और लाइन के केस में क्या होती है आपकी, पी ए प्लस पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी के इक्वल होगी। तो मिनिमम कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम ये वैल्यू होगी या फिर नीचे वाली होगी? इस केस में आपकी क्या होगी, मिनिमम ऑफ पी ए, तो सही है 3/2 है, इज इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब पॉइंट P must be collinear with line joining A और B।
तो मतलब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के आपका क्या है, कोलिनियर होना चाहिए, मतलब उसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। तो मैं पॉइंट बोलूंगा आपका 1,2, 1,2 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट आपका ए। और दूसरा क्या आपका 3,-6, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -6, मतलब ये आपका 3,-6, ये इधर हो गया 3,-6, ये बी हो गया। तो मतलब आपका क्या है, पी डेफिनेटली कौन सा पॉइंट होना चाहिए, पी मस्ट बी ये पॉइंट होना चाहिए, पी मस्ट बी ये पॉइंट होना चाहिए। और ये किस रेशियो में हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, एच रेशियो कोमा 0। तो मैं बोल देता हूँ लेट पी एच कोमा 0, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस पे बोला है ना उसने, एक्स एक्सेस पे बोला है। तो मतलब ये 3 पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी निकाल दो या स्लोप निकाल दो, स्लोप ज्यादा बेटर रहेगा। तो वह 1,2, तो मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब आपका, चूंकि ए पी बी आर कोलिनियर, इसका मतलब एम ऑफ ए पी इज इक्वल टू एम ऑफ ए बी। एम ऑफ ए पी का मतलब क्या जाएगा आपका, 0-2/h-1 इज इक्वल टू -6-0/3 -6-2/3 -1। तो क्या जाएगा आपका, -2/h-1 इज इक्वल टू -8 माइनस से माइनस कैंसिल और 2 कैंसिल, आपका क्या है 2। तो क्या जाएगा h-1 इज इक्वल टू 1/2, तो h की वैल्यू क्या जाएगी 3/2। तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या जाएंगे आपके पास 3/2, 0। किसी का सही था पहले अटेम्प्ट में? ठीक है, गुड 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 गुड, वेरी गुड। लिख लो फटाफट बाकी बच्चे। अब ये तो उसका क्या है, इजी पार्ट था जो स्ट्राइक हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा एक टफ वाला पार्ट भी देता हूँ जिसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। अब यदि मैं सोचूं पी ए प्लस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू कब लोगे, ट्राइंगल हो, लेकिन ट्राइंगल कौन सा हो, आइसोसेलिस ट्राइंगल, आइसोसेलिस ट्राइंगल। रीजन ये कि ट्राइंगल आइसोसेलिस है, ये और ये जो आइसोसेलिस है, ये जो दोनों है, ये थर्ड साइड से आपकी क्या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसमें नहीं निकाल पाए, ए भी नहीं निकाल पाए, डिफरेंस में निकाल पाते, डिफरेंस में निकाल पाते हैं। हाँ, उसमें एक कंडीशन और चाहिए होगी, इसलिए वहां पे डिफरेंस में ही निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिख लिया घर पे बच्चों, नोट किया बच्चों? नहीं, घर वालों का आंसर आने दो। तुम लोगों को सिखाया ना कंबल कुटाई, एक बार सद्या आने दो, आएगा, अपना टाइम भी आएगा है। चलो नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ध्यान से करना। इफ ए 1,2 बी 3,4 then find the coordinate of point P on x-axis, then find the coordinate of point P on x-axis, then find the coordinate of point P on x-axis such that, पहला पार्ट find the coordinate of point P on x-axis such that, पहला पार्ट mod of PA minus PB is maximum। मोड क्यों लिया है, क्योंकि पॉजिटिव लेना डिस्टेंस मुझे। और सेकंड पार्ट mod of PA minus PB is minimum। निकालो दोनों पार्ट, आंसर कोई नहीं बोलेगा, नहीं मारूंगा पकड़ के। नहीं, सुनना ही नहीं है। प्रदीप कुछ टाइप कर रहे हो इतनी देर से?
नहीं, मिनिमम नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। 5 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, एक दो, ये तो दो होता है। 5,0, दूसरा मुझे क्या पता, तुम बताओ। पता नहीं, देखो। देखो, -1,0 है। देखो पहला क्या दे रखा है आपका, ए दे रखा है 1,2, ए दे रखा है 1,2, और बी क्या दे रखा है आपका 3,4। अच्छा, बी आपका क्या आ जाएगा 3,4, ये बी हो गया 3,4। तो ये दो रखे, और आपको क्या निकालना है, पी ए माइनस पी बी, उसकी वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में पी ए माइनस पी बी इज लेस देन इक्वल टू ए बी होता है। तो उस केस में यदि मैं बोलूं पी ए माइनस पी बी लेस देन ए बी होगा, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ट्राइंगल बनेगा। और पी ए माइनस पी बी ये किसके इक्वल होगा, आपका ए बी के इक्वल होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो कौन से केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस केस में आपकी क्या होगी, आपकी पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मैं बोल सकता हूं आपका फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, पॉइंट टी मस्ट बी कोलिनियर विद ए एंड बी, ए और बी के साथ कोलिनियर कर दो। तो कोलिनियर है, एक स्लोप से कर दिया, यहाँ पे एरिया से करके दिखा देता हूँ, दोनों से सेम आ जाएगा। स्लोप से तो किया ही था, तो डेल इज इक्वल टू 0, एरिया से करके देख लेते हैं, एरिया या फिर स्लोप कर देते हैं, ठीक है, तुम क्यों कर। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका एम ए पी इज इक्वल टू एम ए बी। तो ए मतलब मैंने बोल दिया एक्स एक्सेस पे है, तो पी मैं बोल देता हूँ h,0, क्योंकि एक्स एक्सेस पे चाहिए ना आपका पी ऑन एक्स एक्सेस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम ए पी का मतलब 2-0/1 - h इज 4-2/3 तो ये क्या जाएगा आपका 2/1 - h इज 1, तो 1 - h इज 2, तो h की वैल्यू क्या जाएगी, -1, मतलब p के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे आपके पास, -1,0। दूसरा केस क्या करना है आपका, मिनिमम। इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल से, हाँ लाइन सेटिस्फाई करेगी, लेकिन उस केस में पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं ना, लाइन की इक्वेशन। हाँ तो उसको सेटिस्फाई करने वाले कई पॉइंट हो सकते हैं ना लाइन के ऊपर। हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। तो एक ही बात है, वही इतना क्यों करूंगा मैं सही चीज में। सेकंड, पी ए माइनस पी बी, ये क्या चाहिए, मिनिमम। तो ये मिनिमम कब होगा, इसकी मिनिमम मोड की मिनिमम वैल्यू क्या आपके 0, और ये 0 कब होगी, जब आपका क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसका मतलब कौन सा बन जाएगा आपका, आइसोस्केलस, स्पेलिंग बताना आइसोस्केलस की, SCELS, ट्राइंगल, सही लिखी ना। तो SCCELES, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब आपका P मैंने मान लिया आपका h,0, तो मैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो दोनों का स्क्वायर कर दूं, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो क्या जाएगा आपका h-1 का होल स्क्वायर प्लस जीरो 0-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-3 का होल स्क्वायर प्लस 0-4 का होल स्क्वायर। तो क्या जाएगा, यहां से बोल सकता हूं h² - 2h
प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस 16। तो एच स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 6h ये उधर लेगा, तो 6h माइनस 4h क्या है, तो 2h क्या है 4h, और ये कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस 5 मतलब आपका क्या है 20। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो मतलब आपका p के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके पास 5,0। मतलब फिगर बनाऊंगा तो ये पॉइंट कुछ ऐसा सा बनेगा यहाँ पे, ये कोई 5,0 होगा, तभी आपका क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल बन पाएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड प्रतीक, बिल्कुल सही। घर पे और किसी का आंसर आया था? गर्ल्स, बच्चों, गर्ल्स, गर्ल्स, मैंने गर्ल्स पूछा था। गर्ल्स में किसी का आंसर था? अरे बोलो ना, कोई तो बोलो। नहीं आया? ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, काफी कर लिए प्रैक्टिस। अब बाकी लाइन, क्योंकि अपनी मैं डे 1 में क्वेश्चन देख रहा हूँ, पहला ही पैरामेट्रिक, दूसरा क्वेश्चन भी पैरामेट्रिक पे ही है, तो वो बताने पर जरूरी है। लिख, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्म लिखो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने फॉर्म हो गए अपनी? 5 हो गई थी या 4 हो गई थी? इंटर 5 हो गई थी ना, 6 लिख लो। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपकी एनसीईआरटी में यही तक होगा, 11th की एनसीईआरटी में है ना, सिर्फ नॉर्मल फॉर्म तक है, और फिर 5 पहले एक्सरसाइज में आपका क्या है पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में आपका क्या है स्लोप फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म आपका क्या होगा, फिर नेक्स्ट क्या जाएगा इंटरसेप्ट एक्स अपॉन ए वाला हो जाएगा, फिर एक एक्सरसाइज है नॉर्मल फॉर्म है, फिर आपस में क्या है कन्वर्जन करना, बस इतना ही है एनसीईआरटी में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है एनसीईआरटी में। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और बस इतना एनसीईआरटी में, इतनी स्ट्रेट लाइन में, और एक एंगल, एंगल वाला। तो अब भी खत्म हो गया है, और भी कम हो गया इससे? ठीक है, जो भी, क्या फर्क पड़ता है। आज के लेक्चर के बाद एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, 11th की एनसीईआरटी कर लेना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम लोगों को होमवर्क के लिए। नहीं, किसने बोला? वो ऑफिशियली स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियली एनसीईआरटी जितना बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सब कुछ कंसिडर कर लेते हैं। जेई का सिलेबस मेंशन किया जाता है अलग से, अभी तो बहुत बाकी है स्ट्रेट लाइन, अभी तो रुला देगी स्ट्रेट लाइन खत्म होते होते, 3 वीक और लगेंगे। हाँ, मतलब 1 वीक हो गया, 2 वीक और लगेंगे, 3 वीक लगेंगे ना, ऐसे 8 7 लेक्चर तो लगेंगे लगेंगे कम से कम अभी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट। अरे लिखो 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 नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म, तो लिख लो। नॉर्मल फॉर्म कभी यूज होते हैं? किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे रखी है, या फिर उसका परपेंडिकुलर जो बनाने वाला है वो एक एंगल बनाने दे रखा होगा, उस केस में नॉर्मल फॉर्म यूज होता है। लिख लो, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, the equation of straight line, the equation of straight line was perpendicular distance from origin, the equation of straight line was perpendicular distance from origin, the equation of straight line was perpendicular distance from origin is p, small p was perpendicular distance from origin is small p, and inclination of this perpendicular, and inclination of this perpendicular, and inclination of this perpendicular from x-axis is alpha, inclination of this perpendicular with x-axis is alpha, then equation will be, equation किस फॉर्म में आ जाएगी उसकी, x cos alpha प्लस y sin alpha इज इक्वल टू p। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, नॉट p क्या होता है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और लेंथ हमेशा क्या होती है आपकी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड साइड हमेशा क्या रहेगी इसकी
ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि -5 राइट साइड में जाओ, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 5 होगी तो माइनस आएगा, तो इसको एडजस्ट करो। कैसी सिचुएशन बनती है, ये एक लाइन होती है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मैंने बोल दी P, और ये जो परपेंडिकुलर बनाने वाला ये पॉइंट है, इसका इंक्लाइनेशन दे रखा है अल्फा। एक चीज ध्यान रखना, ये अल्फा जो होता है ना, ये एंगल होता है, ना कि ये एंगल होता है। एक क्वेश्चन जिसमें एक ऐसा करूंगा जिसमें कंफ्यूज करने के लिए ये एंगल दे रखा है लाइन मेकिंग 120 डिग्री, तो लाइन मेकिंग 120 डिग्री है, तो उस केस में ये 120 है, तो ये कितना होगा 60, ये 90 है, तो ये आपका क्या होगा 30 होगा। तो ऐसे केस में गलती कर सकते हो, ये चीज ये ऐसा नहीं करना आपको, लाइन का नहीं है यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, अल्फा इज द एंगल मेड बाई परपेंडिकुलर विद एक्स एक्सिस, नॉट बाई लाइन। ये चीज लिखना है, ये चीज लिखना, लिख लो फटाफट से। वो अलग हो जाएगा, देख लेंगे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑलवेज पॉजिटिव। अब इंक्लाइनेशन का केस बताया, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऐसा हो गया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये अल्फा ये रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब लाइन होगी तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में। मान लो लाइन कुछ इस पैटर्न की होगी, तो इंक्लाइनेशन अब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अल्फा होगा, तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री से 180 डिग्री। बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लो लाइन ये है, तो ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में अल्फा आपका या तो ये बोलूंगा या फिर इसको मैं ये माइनस अल्फा बोलूंगा, दोनों एक ही बात है। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर तो या तो ये कंसिडर करना है या फिर इसको ये कंसिडर करना, दोनों ऐसा मत करना कि दोनों सेम ले लूंगा। ये अल्फा ये माइनस अल्फा नहीं, इसको मैं बोलूँ माइनस थीटा, क्योंकि अलग होगा ना ये अलग। तो ये उस केस में क्या आ जाएगा, मैं अल्फा लाइज बिटवीन 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री, और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन है, तो ये एंगल आपका अल्फा होगा। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 270 से लेके 360, या फिर इसको चाहो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ माइनस थीटा भी बोल सकता हूँ, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा लगा दूं या फिर 370 माइनस 360 माइनस थीटा लगा दूं तो सेम ही आएंगे आंसर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा भी करो, सिर्फ क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, देखो दोनों मेजर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेजरमेंट का जो सिस्टम है। हाँ बच्चे, हाँ क्या पूछा, परपेंडिकुलर कैसा है वो, हाँ 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 हाँ, अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर नॉट बाय द लाइन, ये मैंने लिखवाया था, अल्फा इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर नॉट बाय लाइन। लिख लिया ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 से लेके 2 पाई के बीच में हो जाएगी, लिख लो वहां पे ऊपर जहाँ पे लिखी थी ना इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और पी क्या होते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो मतलब आपका क्या है, आरएचएस हमेशा क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। एक नोट डालो, अब कोई भी इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे, पहली चीज आरएचएस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, और दूसरा एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट क्या होता है cos अल्फा और sin अल्फा, तो उन दोनों की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 से 1 और -1 से 1, मतलब 1 से छोटे होने चाहिए इनका मैग्नीट्यूड होगा। तो हाँ सम ऑफ स्क्वायर आपका क्या 1 कर दूं आपका, ये चीज बेटर रहेगी। तो लिख लो द इक्वेशन, नोट में लिख लो द इक्वेशन ऑफ लाइन will be in normal form, the equation of line will be in normal form if and only if
द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी इन नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, कब होगा? दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन लिखो, कंडीशन वन, द कांस्टेंट टर्म, पहली कंडीशन, द कांस्टेंट टर्म इन द आरएचएस एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहली कंडीशन क्या होगी? द कांस्टेंट टर्म इज इन द आरएचएस एंड ऑलवेज पॉजिटिव। पहली कंडीशन, कांस्टेंट टर्म हमेशा आरएचएस लिख ले, मैं मारूंगा नहीं तो पकड़ के। हाँ, आज 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 तो तेरी बैंड बजवाता हूँ, रुक। आज आ रहा है ना शाम को? कोई बात नहीं, आज नहीं भी आ रहा है तो आज तो मिलेंगे ही। आज तेरी बैंड बजवाता हूँ, मस्त वाली कंप्लेन करूंगा दो चार। शाम को सभी मिलेंगे, तो तू नहीं मिलेगा ना, हम तो मिलेंगे ना। तो मिलते ही मैं सबसे पहले तेरी कंप्लेन करूंगा आज। तो तुम तो घर पे मिलोगे ना, तुम्हारी तो पिटाई घर पे होगी। पहली कंडीशन, कांस्टेंट टर्म इज आरएसएस एंड ऑलवेज इज पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है आपका? cos अल्फा, और कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है आपका? sin अल्फा, उसका होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। ये चीज होगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़ते आगे। नेक्स्ट, क्या लिखा है? नॉर्मल फॉर्म लिख लिया मैंने, नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया है आपका, और नोट में मैंने बता दिया सारी चीज में। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल, कन्वर्जन ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा? नहीं नहीं, थोड़ा इक्वेशन की हेल्प से करूं या फिर पहले समराइज करूं, मतलब जैसे जनरल बताऊं? सबसे पहले क्या करूंगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपके क्या है? जनरल फॉर्म है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स एज्यूम करके चलता हूँ ए बी सी ए क्या है? ग्रेटर देन 0, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ।
फिर उस केस में क्या जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू -6। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मेरे को क्या करना है, राइट साइड लेके जाना है। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को मुझे राइट साइड लेके जाना है। अब देखो ये जो सी है राइट साइड, ये आपका क्या है, पार्ट आपका क्या है, नेगेटिव है, जबकि मुझे राइट साइड में क्या चाहिए होता है, आपका पॉजिटिव चाहिए होता है। तो मैं क्या करूं, माइनस साइन से मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। तो -ax -by इज इक्वल्स टू सी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, एक पर्पसली कर रहा हूँ, जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम्हें ये चीज ध्यान रहे कि राइट साइड पॉजिटिव है। सी नेगेटिव ले लेता है तो तुम वो चीज नहीं करते, वो गलती करते हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है। अब मुझे क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। दोनों तरफ मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये क्या जाएगा आपका, माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू टी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या बोलता था, कॉस। तो ये आपका क्या है, एक्स इंटू कॉस अल्फा। देखो 1 से छोटी है तो मतलब कॉस अल्फा ही होगा। अब ये कॉस है तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट ही होगा, चेक करो। ये परपेंडिकुलर बेस है तो ये आपका हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो ये बेस ही होगा 100%, क्योंकि वो है। तो प्लस वाई इंटू साइन एल्फा इज इक्वल्स टू पी। ये आपका क्या हो जाएगा, उसकी नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि राइट साइड मेरे को पॉजिटिव बना है, सी पॉजिटिव ले रखा है ना, तो माइनस सी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा। एग्जाम्पल कर लो, एग्जाम्पल कर लो, 3x माइनस 4y प्लस 5 इजिकल्स टू 0 को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। आ गया, मुझे पता है, आ गया मुझे। तो ये जानबूझ के इसलिए है जिससे तुम रिलेट कर सकते हो। तो क्या बोल सकता हूँ, 3x माइनस 4y इजिकल्स टू -5। सबसे पहले राइट साइड पॉजिटिव, तो माइनस करो तो -3x, और ये क्या जाएगा आपका +4y इजिकल्स टू 5। अभी क्या जाएगा, रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब 5 से डिवाइड कर दो। तो क्या जाएगा आपका -3/5 इंटू एक्स प्लस 4/5 इंटू वाई इजिकल्स टू 1। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसी टाइप के पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था 4 नंबर में, 4 मार्क्स में 11 की एनसीईआरटी में, कि कन्वर्ट करो एंड फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और ये साइज निकालो। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब देखोगे ना, आज एनसीईआरटी आज खोल के देखोगे, पता चल जाएगा। आरटी शर्मा में भी है ऐसे साइज में, बाकी बहुत बेसिक है। चलो खत्म करो, लिख लिया, जल्दी लिखो। मतलब 3 4 5 इतना इतना आसान नहीं देगा उसमें, एनसीईआरटी में 3 4 5 इतना आसान नहीं देगा, जिसमें आपका क्या डायरेक्टली 1 बन रहा है। वो क्या करेगा, रेंडम दे देगा, 3 4 से ऐसा दे देगा, आपका 3 4 2 दे देगा ऐसा। हाँ, कुछ भी ऐसा दे सकता है। हाँ, कुछ भी दे सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहाँ पे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट दिया है, वो ऐसा नहीं देगा जो परफेक्ट स्क्वायर भी ना बने, मतलब ज्यादातर ऐसा देगा रूट की टर्म्स में, क्योंकि रूट के टर्म्स में वो बड़ा बनेगा ना क्वेश्चन, फिर बच्चों को ऐसा लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। बस इतना ही है, डराते ही है एनसीईआरटी वाले, बाकी एनसीईआरटी में डराने वाला कुछ है ही नहीं। आज ट्राई कर लेना बेटा, एनसीईआरटी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 11th की एनसीईआरटी, 11th की स्ट्रेट लाइन ऐसी है, स्ट्रेट लाइन खत्म होगी 11th की। नहीं, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं, सर्किल की भी एक एक्सरसाइज दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंट्रिक, बस कन्वर्ट करना। ना पैराबोला ना इलिप्स, कुछ भी नहीं दे रखा है, किसी में भी कुछ नहीं दे रखा। 2 2 लेक्चर में एनसीईआरटी खत्म हो रही है बस, सारे चैप्टर में, लेकिन काफी डिटेल में जाना अपन को। लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा। हर किसी को तो आईआईटी नहीं देना होता ना इंडिया में। आई थिंक एक साल में मान के चल लो कि अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ बच्चे ऐसे होंगे जो 12th जाते होंगे। 1 करोड़ बच्चे जाते होंगे 12th का एग्जाम देते होंगे अप्रोक्सीमेटली। यार 15 लाख नीट दे रहे हैं, 10 लाख आपका जेई दे रहे हैं, तो 25 लाख तो सीधे सीधे ये हो गए। फिर उसके बाद आर्ट्स वाले हो गए और बाकी सारे हो गए, बहुत सारे ऐसे हो गए जो कॉमर्स वाले होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे जैसे थोड़े से एवरेज भी होंगे, वो कोई एग्जाम भी नहीं देते होंगे। तो वो वाली बात भी होगी। तो ठीक है, 1 करोड़ नहीं तो कम से कम 50 लाख तो मान के चलो।
नहीं, मान लो कम से कम भी माने तो 50 लाख भी मान लो स्टूडेंट माने, तो 50 लाख में से 50 लाख तो आईटी वाले नहीं है, आईटी में सिर्फ 10,000 वाले हैं, और नीट वाले भी हर कोई नहीं है, नीट में भी 15,000 ही है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो कोई मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं जो मुश्किल से लेटर क्लेटर के पास भी होने वाले हैं, तो उन लोगों का भी सोचना पड़ता है ना, सब बच्चों के लिए होता है। तो जेई जो ये आपका क्या है, जो बोर्ड्स होते हैं ना, गवर्नमेंट होती है वो सारे बच्चों को एक जैसे कंसिडर करके चलती है कि सारे बच्चे हमारे लिए प्रीसियस है। 30% वाला बच्चा भी वैसा ही है हमारे लिए जो 95% वाला है। वो हमारा समाज होता है जो हम लोगों में बांट देते हैं कि अच्छा ये 95% वाला बच्चा है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा ये मेरा बच्चा जैसा 40% वाला बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता नहीं भाग यहाँ से। ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग, मतलब ये हम बनाते हैं। हम हम मतलब समाज ही है जो अच्छा बुरा बनाता है, मतलब ना तो गवर्नमेंट के हिसाब से और ना ही अपने जो लॉज होते हैं उसमें किसी में नहीं है। देखो अपने आर्टिकल्स में लिखा है ना, अपने आर्टिकल्स में लॉ ऑफ इक्वलिटी है, तो सारे बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसीलिए है। लेकिन हम लोग ही होते हैं जो लॉ फॉलो नहीं करते, इस चीज को आप ध्यान रखो अपन। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारी बातें सीखनी है अपन को, छोटी छोटी पढ़ाई नहीं करना अपन को, यहाँ पे सिर्फ मोटी पढ़ाई करना नहीं है। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हम अच्छी चीजें सीखते हैं। घर पे जो होते हैं ना बचपन में संस्कार सिखाते हैं, तो वैसे ही संस्कार हम यहाँ पे भी सीखते हैं, स्कूल्स में सीखते हैं। स्कूल में आजकल सिखाते नहीं है, तो वो चीज अब फिर हमें हमें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा एक तरीके से ये एक उभरता हुआ फेज है। अब इस फेज में तुम जैसे संस्कार लोगे ना, वही तुम्हारी आगे लाइफ बनाएगा, क्योंकि ये जो 10th 11th और 12th किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट ईयर होता है, सबसे क्रिटिकल ईयर होते हैं। अब इन ईयर में जितनी अच्छी चीजें सीखोगे, जितने अच्छे काम करोगे ना, उसी के ऊपर मान के चलो कि तुम्हारे आने वाले 20-25 साल डिपेंड करेंगे। अच्छी जगह पे जाओगे, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, खराब कंपनी में रहोगे, खराब चीज सीखोगे, तो फिर ठीक है घर वाले एडमिशन तो करवा देंगे, लेकिन फिर उस केस में तुम्हारा ही नुकसान है ना सारी चीज में। इसलिए ये सारी चीजें सिखानी बहुत जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 3 unit। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, होमवर्क है फटाफट बन जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from origin is 3 unit and the angle which the normal makes with positive direction of x-axis is 135 डिग्री। कर लोगे डायरेक्टली, अल्फा की वैल्यू 135 होगी, पी की वैल्यू आएगी, इक्वेशन रख देना, कर लेना। ये एनसीईआरटी वाला टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन was perpendicular distance from origin perpendicular distance from origin is 5 unit। find equation of straight line whose perpendicular distance from origin is 5 unit and the line making an angle of 120 degree and the line making an angle of 120 degree with positive direction of x axis। तो इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, 120 होगी ना, नहीं अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 30। ये मैंने वो साइकोलॉजिकली जो खेलने वाला वो है, लाइन बोला है 120 है, तो ये लाइन दे रखा है, ये जो एंगल दे रखा है ये आपका क्या है 120 डिग्री है। तो ये जो अल्फा ये 5 दे रखा है, तो ये आपका क्या है 120 है, तो ये 60 हो जाएगा, ये 90 है, तो ये अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी 30 डिग्री। कर लोगे, दोनों बेसिक होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखो, ये दोनों एग्जांपल थे, ये एग्जांपल थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो सारी चीज करने हैं। क्वेश्चन लिखो पहला, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेकिंग ए ट्राइंगल ऑफ एरिया 54√3 स्क्वायर यूनिट,
फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 54√3. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन find equation of straight line making an triangle of area 54√3 unit making a triangle of area 54√3 square unit with coordinate axis and angle made by perpendicular to it from origin. Angle made by perpendicular to it from origin is 60 degree. आ गया समझ में? अच्छा, इसका डेरिवेशन वगैरह देखने की जरूरत तो नहीं है ना कि कहां से आया ये. एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर टू ओरिजिन इज 60 डिग्री. मतलब ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p कैसे है ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना. cos कंपोनेंट sin कंपोनेंट से वो पॉइंट निकल जाएगा, इंटरसेप्ट पॉइंट से आपका क्या है x अपॉन sin अल्फा प्लस y अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या है 1, उससे आपका ये बन जाएगा. ठीक है, अब करो क्वेश्चन. आ गया आंसर? क्या दे रखा है? ये कंडीशन दे रखी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री और ये ओ ए बी पे कट कर रहा है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका 54√3 स्क्वायर यूनिट. इसका मतलब क्या है, यहां से मेरा क्या एम क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालनी है. तो ये मेरा एम है, निकालो. आगे क्या करूंगा, ये लाइन तो परपेंडिकुलर मैं P बोल देता हूं. तो ये अल्फा है, ये है, तो ये अल्फा के बेसिस पे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही चाहिए ना, लेकिन मुझे ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे. तो या तो ये आप इक्वेशन की लाइन लिख सकते हो, ये इक्वेशन बोल सकते हो आपका इक्वेशन ऑफ एल की जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. तो मतलब मैं बोल सकता हूँ फॉर ए के लिए क्या आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी p अपॉन cos अल्फा. तो मतलब a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे p अपॉन cos अल्फा कोमा 0. और सिमिलरली फॉर b के लिए x की वैल्यू 0, तो मतलब b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 0 अपॉन p अपॉन साइन अल्फा. हाँ आ गया. एक मिनट पहले ही कर लेते हैं, फिर सुनेंगे आराम से. तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल मोड हाफ इनटू बेस क्या दे रखा है आपका, p अपॉन cos अल्फा इनटू हाइट p अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 54√3. तो क्या जाएगा, इसको बोल सकता हूं आपका पी स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा हो गया ना 54√3. तो बोल सकता हूँ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 54√3 इंटू साइन 2 अल्फा का मतलब साइन 120 डिग्री. तो क्या जाएगा आपका 54√3 साइन 120 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, 27 इंटू 3 मतलब आपका क्या है 81. तो पी स्क्वायर की वैल्यू 81, तो मतलब आपका क्या है पी की वैल्यू कितने जाएगी प्लस माइनस 9 या 9. हाँ बताओ, प्लस माइनस नहीं, पी परपेंडिकुलर होता है 9. हाँ बताओ. हम्म हम्म मैं क्यों करूंगा, मेरे पास जब सीधा सीधा हो रहा है मैं क्यों सोचूंगा. नहीं मतलब ये कैलकुलेशन मुझे करनी है ना, करके दिखा रहा हूँ इसलिए फास्ट है, तुम लोग के लिए फास्ट थोड़ी है. तुम तो ये मन ही मन में कैलकुलेशन करोगे, ये सारी चीजें तुम्हें तो 3 स्टेप लगेगी ना.
मुझे तो टीचर को तो ये सारी चीज समझानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन तुम ऐसे थोड़ी करोगे, तुम तो ऐसे करोगे। हाँ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 18, 1/8। हाँ तो ठीक है, फिर आ जाएगा इक्वेशन, तो आंसर क्या जाएगा, नहीं √3 भी आएगा ना। इक्वेशन क्या हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन x इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस वाई इंटू साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 9। कॉस 60 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1/2, मतलब x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन है, ये नॉर्मल फॉर्म की जो है एप्लीकेशन है। क्वेश्चन लिखो, if OA if OABC is a square of length 4, if OABC is a square of length 4 unit, OABC is a square of length 4 unit। आगे दे रखा है then find equation of OC, then find equation of AC, then find equation of AC, then find equation of AC। डायग्राम दिया होगा ना, क्योंकि डायग्राम के बारे में बता रखा है। OABC मतलब इक्वेशन ऑफ AC मुझे ये निकालना है। पहले मैं प्रॉपर तरीका बताता हूँ, प्रॉपर तरीके तुम सोचो, मुझे बताओ। बस 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 सोचो तुम, मुझे आंसर चाहिए। बस ये है, ये स्क्वायर की लेंथ दे रखी है आपकी 4 यूनिट, और कुछ नहीं दे रखा। अच्छा देख ले, तो एंगल दे रखा है क्या, हाँ एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 15 डिग्री, बिना एंगल के नहीं बोल, सही बोल रहे, एंगल दे रखा है 15 डिग्री। आ गया, करो करो करो। दो तीन मेथड से हो सकता है ये, तुम जैसा सोचो, फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं हम लोग, प्रॉपर भी कर सकते हैं। आंसर चाहिए मुझे, आंसर चाहिए, इक्वेशन ऑफ AC। बताओ, सही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, नाइस। क्या किया भाई, उसने आंसर भी दे दिया है, वो तुमसे छोटा है, वो कितना, एक बार पढ़ लिया तो फिर मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा उसने। और वो भी अरे 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 अरे, बस 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 बस। देखो कई बार क्या होता है, आप एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हो ना, तो फिर उस केस में गड़बड़ होती है, तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती हमें कभी भी, ये चीज ध्यान रखो। तुम छोटे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम छोटे बच्चे हो, तुम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है मैंने पढ़ा, तुम भी पढ़ लेना, तुम्हारा आंसर ये होना था, यही होना चाहिए ना। कोई भी तुम्हें ये चीज देखो, एक काम कोशिश करना, बुली करने वाला इंसान तुम्हें बुली तभी कर सकता है जब तुम चाहोगे। ये रूल नंबर 1 याद रखना आपकी लाइफ में, बुली करने वाला इंसान तब तक ही आपका बुली कर सकता है जब तुम चाहोगे। कितना भी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम बुली ना करे, जब तक तुम उसको वो नहीं करोगे ना, मतलब सपोर्ट नहीं करोगे या करोगे, तब तक वो करेगा। लेकिन तुम उसको इग्नोर कर दोगे ना सारी चीज में, तो वो बुली नहीं कर सकता है तुम्हें। ये रूल होता है, दुनिया का रूल है, इसी समझना। मेथड 1 तो क्या है आपका, ये एंगल 15 डिग्री है, तो एक एक कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। एक एक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके पास, 4 cos 15 डिग्री और 4 sin 15 डिग्री। सिमिलरली ये 90 डिग्री है, तो सी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे 4 cos 105 डिग्री और 4 sin
105 डिग्री कॉस और साइन कंपोनेंट निकल के, तो ये कॉस और साइन कंपोनेंट आ जाएगा, उन दोनों से आपके क्या इक्वेशन ऑफ AC निकल जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये 15, उसकी वैल्यू बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 15 डिग्री और 105 डिग्री उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रुक जा बाबू, रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये लेंथी बनेगा, लेंथी जाएगा कैलकुलेशन के लिए, कम से कम 2 मिनट तो लेगा, 2 से 3 मिनट भी लेगा, 3 मिनट लेगा आराम से। मतलब वो बड़ा नहीं है ना अभी। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2 है, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। फिर ये स्लोप निकालोगे, स्लोप भी तो निकालनी पड़ेगी, y2 - y1 x2 - x1, लेंथी जाएगा कि नहीं जाएगा कैलकुलेशन देके। मैं बताता हूँ मेथड 2, थोड़ा ध्यान से देखो। ये इसका डायगोनल है, स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है कि डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में वी नो डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच, परपेंडिकुलर होते हैं ईच के। तो ये एंगल 90 डिग्री, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या होगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो मतलब P की वैल्यू बोल सकता हूं लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब d/2, तो d/2 मतलब 4√2/2, मतलब आपका क्या है 2/√2। और अल्फा एंगल, तो ये एंगल कितना है आपका 45 + 15, तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 45 + 15, मतलब आपके क्या है 60 डिग्री। तो मैं इक्वेशन ऑफ AC इन नॉर्मल फॉर्म बोल सकता हूं आपका x cos 60 + y sin 60 = 2√2। तो क्या जाएगा x + √3y = 4√2। तो कितना आसान से, अब बताओ तुम्हारा यही था या और कुछ और था? यही था, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, टाइम हो गया आई नो, लास्ट क्वेश्चन और कर लो। ये और किसी को स्ट्राइक हुआ था ये मेथड इसके अलावा? आपको हुआ था? वेरी गुड। ऊपर वाला तो हुआ था, लेकिन ऊपर वाला लेंथी है, अल्फा निकाल रहे थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये एप्लीकेशन ही है इसकी सारी चीज में, लिख लेना, नोट कर लेना, बाद में क्वेश्चन नोट कर लो, मैं होमवर्क दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ x and y, of x and y, find the order pair of x and y belongs to integers। मतलब x और y दोनों आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। belongs to integers, satisfying equation y - 3 = 2/x, y - 3 = 2/x। नहीं इक्वेशन चेंज कर रहा हूं मैं, ये बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो गया। इक्वेशन है x = 2y/y - 3। ये वही इक्वेशन आपने लिखी नहीं ये वो थोड़ी है, x = 2y - y - 3, ये इक्वेशन। आप ट्राई करोगे मैं बताऊं? वेरी गुड प्रतीक, बहुत बढ़िया। अच्छा आप ट्राई करोगे मैं बताऊं? नहीं पिछले का कैसे करोगे? कितने पेयर हो सकते हैं, तुक्का मारोगे तो x और y की कितनी इंटीजर हो सकती हैं? दो पार्ट करो, पहला पार्ट करो x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहला पार्ट लिखो x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और दूसरा पार्ट x y बिलोंग्स टू इंटीजर। गुड, 1 हो। देखो ऐसे केस में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी एक को फ्री रखने की कोशिश करता हूं। तो x = क्या दे रखा आपका 2y/y - 3 है, तो नीचे की y - 3 के टर्म्स में न्यूमरेटर को कन्वर्ट करूं, तो इसको बोल सकता हूं आपका 2y - 6 + 6/y - 3। तो क्या जाएगा आपका
2 इंटू वाई माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस थ्री प्लस 6 अपॉन वाई माइनस थ्री, ये आपका x है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 6 अपॉन वाई माइनस थ्री। हाँ पहले जैसा ही है लेकिन कन्वर्ट हुआ है, डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब सोचो पहला पार्ट मैं बताता हूँ जो इजी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में सोचो ये नंबर नेचुरल नंबर कब आएगा, जब ये नंबर आपका क्या है नेचुरल नंबर बने। तो ये कब बन सकता है 6 अपॉन वाई माइनस थ्री नेचुरल नंबर, या तो 1 बन सकता है, या फिर इसका जब मल्टीपल होगा, या फिर -1। -1 तो इंटीजर हो जाएगा, नेचुरल नहीं है। तो या फिर आपका क्या बन सकता है, इसका आपका क्या है 2 बन सकता है, या फिर आपका क्या है 3 बन सकता है, 4 भी बन सकता है सही चीज में। लेकिन उस केस में एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना। तो इस केस में आप देखोगे ये वैल्यू 6 अपॉन ये जो नंबर है ये 6 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तभी तो बनेगा। अरे ये 6 का छोटा फैक्टर होना चाहिए ना। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ या तो y माइनस थ्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 1 होनी चाहिए। तो मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, तो उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 6, मतलब आपका क्या है 8। तो मतलब 8,4 एक बनेगा। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा केस, नहीं एप्लीकेशन नहीं है, जनरल वाली केस बता रहा हूं मैं। दूसरा केस, ये एक्चुअली मॉड्यूल का क्वेश्चन लिया था मैंने। x इज इक्वल्स टू, दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे क्या हो सकता है y माइनस थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो मतलब ये क्या आ जाएगी x की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में 5, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। तो मतलब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 5 को, अरे रुको तो क्या हुआ, तो फिर आ रहा है, तो फोन आ रहा है तो फिर, हाँ तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, मैं हूं अभी यहाँ पे। अजब है। और क्या हो सकता है, y माइनस थ्री की वैल्यू आपकी क्या है 3, y माइनस थ्री की वैल्यू आपके 3, और y माइनस थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये तो क्या हो जाएगा आपका उस केस में इंटीज, और उसके अलावा आपका, अब उसमें देखो ये तो आपका क्या है, उस केस में है जब नेचुरल नंबर है, लेकिन इंटीजर में अलग होगा। हाँ बोलो, हाँ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती, मजा तब आता जब ये यहाँ पे y प्लस 6 होता, y प्लस 6 होता है ना यहाँ पे, ये y प्लस 3 होता, x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन y प्लस 3 होता ना, तो उस केस में जरूरी नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गए आपका +6 और -6 करते तो वो नेगेटिव इंटीजर बन जाता, तो उस केस में गलत हो सकता था। तो उसमें केस कम होंगे, उसमें 2 ही केस बनेंगे, इसमें 4 बन रहे हैं उसमें 2 बनेंगे, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। हाँ मतलब और भी होगा ना, वो तो आगे, मतलब वो तो तुम्हारे लिए आगे होमवर्क मैंने समझा दिया है। ठीक है, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हो रहेगी है, बस वो लिख लेना, एक्स कोस एक्स एल, मतलब a1 प्लस एक्स कोस अल्फा और b प्लस वाई साइन अल्फा, मतलब वो देख लेना मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन है उसके, तो बाकी आप कर लेना, डे 1 कर लेना, डे 2 मत करना अभी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय। हाँ बच्चे, शाम को एक्चुअली आज वो है फैसिलेशन सेरेमनी है, क्या बोलते हैं उसको, फेलिसिनेशन सेरेमनी है, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो स्टूडेंट रैंक अचीव किए हैं जो आईआईटी में गए हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है। आप लोगों के लिए भी होगा 2 साल बाद, इंस्टीट्यूट में नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।